Hello, my dear students. Welcome to your YouTube channel Grow with Aruna Gupta Ma'am. और आपके लिए आज सोशल साइंस का क्लास इंग्लिश मीडियम का मिड टर्म सीरीज और ये आपका मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। ये सेशन 2025 से 2026 तक के लिए है और ये आगे भी है, प्रैक्टिस पेपर है तो कभी भी काम आएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 का होता है, आप सबको ये मालूम है। इसके जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 hours 30 minutes का आपको टाइम मिलेगा। और इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो आपके एग्जाम में आएंगी इंस्ट्रक्शंस वो आपको ढंग से पढ़ लेनी है पहले, और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन देख करके घबराने लगे। पहले उसको थोरोली रीड कीजिएगा, अच्छी तरह से उसके आंसर को कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ढंग से डालिएगा। सेक्शन के साथ में जो भी आपके सेक्शंस दिए गए हैं उन सेक्शंस के साथ आप क्वेश्चन नंबर को और आंसर नंबर को सही से उसके अंदर फीड करेंगे और उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे। हर लाइन के बीच में एक जो आपका एक एक्सल, जब आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन, मिनिमम एक लाइन तो आप जरूर छोड़िए, नहीं तो 2-3 लाइन भी आप छोड़ सकते हैं। और कटिंग ज़्यादा ना कीजिएगा, अपने पेपर पर फ्लूड वगैरह नहीं लगाइएगा। अगर आपका कुछ बाई चांस गलत भी हो जाता है तो केवल एक कट लगाइएगा जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है, लेकिन आपकी कॉपी देखने में गंदी सी ना लगे। ठीक है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बता देती हूँ। इसमें आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करनी होंगी। दिस क्वेश्चन पेपर comprises 6 sections A B C D E F। ये आपको 6 सेक्शन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 6 खंड होंगे, A B C D E और F। ये आपको A B C D E F के द्वारा जो आपको सेक्शंस दिखाई देंगे उसके अंदर। फिर ओवरऑल देयर आर 14 क्वेश्चंस, आपको पूरे पेपर में 14 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और ऑल क्वेश्चन पेपर आर कंपलसरी। पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए कंपलसरी है करना, इसमें कोई आपके लिए कोई चूजिंग नहीं है। इसमें सेकंड आपका पॉइंट है इसके अंदर सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके जो है इसके सब पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट 1 और 1 का ही ये क्वेश्चन चलेगा जिसमें आपके सब पॉइंट आएगा 15। 15 MCQs ऑफ 1 mark ईच, यानी कि आपको इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें आपको 15 क्वेश्चंस MCQs के देखने को मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा उसके अंदर। उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर को टिक करना होगा, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको मिलेगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हमने बताया था ना 6 आपको सेक्शन मिलेंगे, तो सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक के आपके वेरी शॉर्ट आंसर होंगे और क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें, और कैरिंग 2 मार्क्स, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको 20 वर्ड्स से ज्यादा उसके अंदर नहीं लिखना। अगर आप लिखेंगे तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप 20 मार्क्स 20 वर्ड्स से अगर आप इसको ऊंचा कर देते हो, यानी कि आप 2 लाइन्स 3 लाइन्स 4 लाइन्स या फिर 1 पेज का अगर आप आंसर देते हो तो भी आपको 2 ही मार्क्स मिलने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 वर्ड्स से ज्यादा इसके अंदर आप ना लिखें तो ज्यादा बेटर है। आपका टाइम भी बचेगा इससे और क्वेश्चन जो है वो अपने आप ही अट्रैक्टिव भी लगेगा। सेक्शन सी में आप आएंगे तो सेक्शन सी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। जो कि आपके 6 और 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसके 3 मार्क्स का होगा वो क्वेश्चन, यानी 6 जो है ये भी 3 मार्क्स का और 7 भी 3 मार्क्स का होगा। इसके लिए कितने वर्ड्स आपको लिखने होंगे, शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। इसमें 20 वर्ड्स थे, 2 मार्क्स का था, इसमें 40 वर्ड्स मैक्सिमम है आपके। तो और ये कितने मार्क्स का है, ये है आपका 3 मार्क्स का। फिर सेक्शन डी आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, तो उसमें होगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और कैरिंग 5 मार्क्स ईच, यानी कि 8
नंबर के लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और 9 नंबर के लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल हो गए 8 और 9 10 मार्क्स का। इसके लिए आपको 80 वर्ड्स तक सफिशियंट है। आप अपने क्वेश्चन के आंसर को जब देंगे तो 80 वर्ड्स तक आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप सेक्शन ई, आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा इस वाले आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा एसएसटी का। तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 10 to 13, जो आपका 10, 11, 12 एंड 13 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो केस बेस होगा, यानी कि केस स्टडी पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके लिए एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसके अंदर आपको मतलब ढंग से उसको थोरोली रीड करना है और उसके ही आधार पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर को आपको देना होगा। तो इसमें ये कितने का होगा, ये होगा 4 मार्क्स ईच, यानी कि 10 4 मार्क का, 11 4 मार्क का और 12 और 13 भी 4 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन हैज 3 सब क्वेश्चंस, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन, अगर ये 10 नंबर का है 10 नंबर के में आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 1 यानी दो सब पॉइंट में 3, और ये 3 के लिए आपको 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का होगा और ये आपका होगा 2 मार्क्स का, यानी कि 1 2 और 3 4, ये टोटल आपका ये हो गया आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपके ये 10 11 12 और 13 तक आपको 4 मार्क्स के केस स्टडी बेस पर मिलेंगे देखने के लिए। फिर सेक्शन एफ आपको मिलेगा। तो सेक्शन एफ में आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये होगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आपको मैप में भरना होगा। और मैप में आपको जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी या फिर आपको जो मैप दिया जाएगा उसके क्वेश्चंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो सेपरेट क्वेश्चंस आर गिवन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ओनली इन लिeu ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये केवल किसके लिए है, एक तो आपके लिए है कि मैप भरना होगा और इसी में ही एक पार्ट आएगा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कि वो डायरेक्ट मैप पे भरेंगे और विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो वो केवल क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन के आंसर को ही नोट डाउन करेंगे। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। इसमें कोई मतलब ऐसी चॉइस नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को गायब कर सकते हो, कि आपको 5 क्वेश्चंस मिल गए कि आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, एक क्वेश्चन आपको चूजिंग के लिए दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे तो 14 के 14 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको। वो बात हो रही है कि आपको और करके आपको दे दिया जाए कि जैसे आपका 5 है तो 5 के अंदर ए और बी दे दिए गए हैं आपको सब पॉइंट्स की, उसमें से ए अटेम्प्ट कीजिए या फिर बी करिए, ऐसा आपको मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन अगर आपको बोले कि 4 में से 2 ही करने तो ऐसा आपको इसमें नहीं मिलेगा देखने को। However, an internal choice has been provided in few questions। few questions में है ऐसी choice जो internal choice है, उसको स्किप करने की नहीं है। Only one of the choices in such questions have to attempt it। यानी कि जिसमें choices है उसमें आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इन एडिशन, इसमें 10 नंबर का जो आपको दिखा रखा है ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है कि इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शंस, यानी कि अगर कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं तो हर सेक्शन के साथ में वो आपको वहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगी क्वेश्चंस के साथ में। एंड क्वेश्चन वेर एवर नेसेसरी, जहाँ भी क्वेश्चन के लिए नेसेसरी है इंस्ट्रक्शंस देना वो क्वेश्चन के साथ ही आपको मिल जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है ये सेक्शन ए है और इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे और 1 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन। फिर जितने भी सब पॉइंट्स होंगे, सब क्वेश्चन जितने भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये देखिए आपके मार्क्स है 15 इंटू 1, यानी कि 15 मार्क्स का टोटल है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जैसे आपको इस सैंपल पेपर में देखने के लिए मिला है, which of the following sections is called the soul of the Indian Constitution? तो फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट्री
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आप इसमें देखो कि जो ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, आत्मा है, वो क्या कहलाती है? तो हम यहाँ पर आंसर नंबर ए पर जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है। सेकंड है, दीपक इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग ए स्पीच। दीपक को किसी स्पीच को देने से रोका जा रहा है। टेल मी विच फंडामेंटल राइट ऑफ दीपक इज बीइंग वायलेटेड। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो दीपक का वायलेट हो रहा है, यानी उसका शोषण हो रहा है, उसको रोका जा रहा है, खंडन हो रहा है उसके राइट का? तो वो है आपका, आप देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, या फिर राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें आपका कौन सा आना चाहिए? ये आपका आएगा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमारे ये कहता है कि आपको हमारे देश के अंदर सब चीज मतलब काफी चीजों की जो है वो आजादी है, जिसमें आपकी स्पीच भी है, स्टडी है आपकी, और आपको अपने इक्वल राइट्स के लिए आपको फ्रीडम है बोलने के लिए। आप कहीं भी देश में जाकर के कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं, कोई आपको धर्म जाति या फिर लिंग के आधार पर कोई कहीं पर आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेक्युलर। तो कौन सी कंट्री आपको सेक्युलर देखने के लिए मिलेगी? तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम इसकी जो है विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट है, इन कंट्री ए, यानी कोई अगर एक ए नाम की कोई कंट्री है, ओनली पीपल ऑफ वन रिलीजन हैव द राइट टू वोट। अगर एक ही धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार हो, तो क्या वो सेक्युलर होगी? इन कंट्री बी, वन रिलीजन हैज बीन एक्सेप्टेड एट द स्टेट रिलीजन। केवल एक ही रिलीजन, धर्म एक्सेप्टेड किया जाएगा, स्टेट का रिलीजन माना जाएगा, क्या वो कंट्री जो है वो सेक्युलर होगी? इन कंट्री सी, सी को आप देखो तो द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ वन रिलीजन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ अनदर रिलीजन। यानी कि अगर आप देखेंगे सेक्शन कोई सी कंट्री को, तो उसमें द वैल्यू ऑफ वोट्स, जो वोट्स की वैल्यू है, अगर किसी एक ही रिलीजन की सबसे ज्यादा मानी जाए, और किसकी बजाय कि दूसरे जो रिलीजन है उनके वोट्स को वैल्यू ना दी जाए। डी देखिएगा तो डी में इन कंट्री डी, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स, यानी कि सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सेकुलर की यही विशेषता है कि जितने भी धर्म है, राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा। व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कब हुआ था? आप देखिए 1885, 1909, 1929, 1947। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स जो है आपकी सेकंड वाली, यानी इसमें टू स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं, जो कि ये रही, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगी, 1 एंड 2। इसमें से आपको जो है जो करेक्ट है उसको देखना है, या दोनों करेक्ट हैं ये भी आपको बता मतलब अगर दोनों करेक्ट लगती हैं तो दोनों को, एक करेक्ट लगती है एक को। तो देखेंगे, पहले हम अपनी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 है, वाटर इज रिन्यूएबल सोर्सेज। यस, बिल्कुल है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ अर्थ इज सेलाइन। क्या जब सबसे ज्यादा जो वाटर है अर्थ के ऊपर वो सेलाइन है, लवणीय है, या फिर अलवणीय है? तो आपको देखना होगा। जी हाँ, आपका जो मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर है, ये जो ये पूरा सैलाइन है। आपको बल्कि मीठा पानी यानी पीने योग्य पानी बहुत कम देखने को मिलता है पूरी अर्थ पर, जबकि सैलाइन वाटर आपको हर जगह देखने को मिलता है, यानी जितने भी समुद्र हैं और जितने भी महासागर हैं, सब में आपको सैलाइन वाटर ही देखने को मिलेगा। तो इसका हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर तो आपको इसी का यही होगा, ए वाला। फिर भी हम इसकी स्टेटमेंट सारी पढ़ लेते हैं, ये हमारा करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट ए 1
एंड स्टेटमेंट 2, कहीं पर आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, आर इनकरेक्ट। कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात, हम क्योंकि हमें तो पता है कि दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों क्यों गलत है? ये भी इसलिए गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत है। क्यों? स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है, तो हमारा आंसर ए है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करेक्ट मैच कौन सा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच में पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज फिशिंग, बिल्कुल सही। प्राइमरी एक्टिविटीज बैंकिंग, नो। प्राइमरी एक्टिविटीज इंश्योरेंस, नो। प्राइमरी एक्टिविटीज ट्रेड, नो। तो हमारा आंसर है ए। जो हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें फिशिंग जो है वो प्राथमिक क्रिया में आती है। सेकंड है नेक्स्ट 7 नंबर का, विच इज द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग इन द राइस प्रोडक्शन। तो राइस प्रोडक्शन में लीड कौन कर रहा है, कौन सी कंट्री लीड कर रही है? चाइना, ब्राजील, जापान, इंडिया। तो यहाँ पर है चाइना। चाइना जो है वो लीडिंग कंट्री है राइस प्रोडक्शन में। फिर 8th नंबर का है तंजानिया इज ए पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। तंजानिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया। तो ये तो जो तंजानिया है ये अफ्रीका का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या है? अफ्रीका, ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, इसमें 9 नंबर का आप देखो, 9 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। यानी जो त्रिप ढाल हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, वहां पर सोयल के इरोजन के लिए कौन सा जो मेथड है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो वैदिक फॉर्म, कंटूर प्लोइंग, या फिर प्रोटेक्टर बेल्ट, रॉक डैम। तो सबसे ज्यादा जो वहां पर है वो आपका आएगा वैदिक फॉर्म, वैदिक का जो फॉर्म होता है वो आएगा। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। और आपने देखा भी है कि ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टीप स्लोप्स होती हैं, जैसे ये आपकी एक हिल है, इस हिल के ऊपर अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो ये तो ट्रिप ढाल है। यहाँ पर अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आपको क्या मल्च बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे मल्चिंग करनी पड़ेगी, और इसको ट्रिप डाल को रोकने के लिए आपको जो है वैदिक फार्म करने होंगे। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, इनमें से एक को आपको आउट करना है, तो आप कैसे पहचानोगे? पेट्रोलियम, कोल, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आपका परंपरागत है, कन्वेंशनल है, ये भी कोल भी आपका, और नेचुरल गैस भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है ये नवीनतम ऊर्जा का उदाहरण है। 11 है टू स्टेटमेंट्स, फिर से आपके स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एजर्शन 1 और रीजन दिया हुआ है, यानी कथन और कारण वाले आपके हैं। ए आपका एजर्शन में आएगा और आर फॉर रीजन आएगा। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज, क्या करना है आपको? चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो एजर्शन ए है और इसका रीजन, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। जब आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जो जेम्स मिल है इन्होंने 3 कैटेगरीज में जो है इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। इसका रीजन आपको दिया हुआ है इसमें, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉमन पीपल थिंक। कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि कॉमन पीपल जो साधारण जनता है वो कैसा सोचती है। तो ये इसका कोई भी ना तो इसका रीजन है और ना ही ये बात सही है। तो इसमें केवल जो आपका एजर्सन है, कथन है, यही केवल सही है, आपका ए। जेम्स मिल ने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया था हमारी कैटेगरी में, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में। इसका ऑप्शन देखिए, बोथ एजर्शन ए, रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एजर्शन ए ये गलत है।
और आप ध्यान रखना बच्चों कि आप जब एग्जाम देंगे और एग्जाम के अंदर जब आपको ये असर्शन और रीजन वाले या फिर ऑप्शन वाले जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन्हें आप ढंग से रीड कीजिएगा, उनके ऑप्शंस को सही से पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि ए नंबर पर बी छप जाए और बी नंबर पर ए, और आप जो है रट लो कि ए नंबर पे दोनों सही वाले आने वाले हैं, बी पर एक गलत आने वाला है। तो आप ऑप्शंस को सही से पढ़ के तभी आंसर कीजिएगा। बी में आपका दिया हुआ है बोथ assertion ए एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो हमारा इसका आंसर यही वाला होने वाला है कि नहीं सॉरी, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो ये आर गलत है बिल्कुल। तो हमारा होएगा ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। सी पढ़ लेते हैं। assertion A is correct, reason R is incorrect। assertion A सही है और रीजन R जो है वो गलत है। तो ये हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। डी आपका फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि assertion A is incorrect, reason R is correct। तो assertion हमारा इनकरेक्ट नहीं है, रीजन आर हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का। fill in the blanks with the help of suitable option। The first English factory was started in 1651 on the bank of the river। तो कौन से बैंक ऑफ द रिवर पर जो है 1651 में इंग्लिश फैक्ट्री पहली बार लगाई गई थी? तो ये है आपका कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी मिलेगी आपको? हुगली नदी देखने के लिए मिलेगी। इसके किनारे पर, हुगली नदी के किनारे पर ही 1651 में इंग्लिश फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी, तो स्टार्टेड भी हुई थी। तो ये गंगा गलत है, जमुना भी गलत है और ब्रह्मपुत्र भी गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सी। अब 13 क्वेश्चन को देखिएगा तो इन विच ईयर सिराजुद्दौला जो है बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के जो नवाब बने थे सिराजुद्दौला, तो कौन से सन में बने थे? तो ये बने थे 1756 में। ये 1766, 1777, 1787 इसका गलत आंसर है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट विच एग्रीकल्चर। कौन सी एग्रीकल्चर के लिए चंपारण का जो विद्रोह हुआ था, जो मूवमेंट हुआ था, वो कौन सी खेती के लिए हुआ था या कौन सी एग्रीकल्चर के लिए हुआ था? तो वो इंडिगो के लिए हुआ था, पोटैटो के लिए हुआ था, व्हीट या फिर राइस। तो ये इसका आंसर है ए, इंडिगो के लिए हुआ था। चंपारण कहाँ पर है? चंपारण आपका बिहार में है। 15 नंबर का आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड शेर ए मैसूर। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है शेर ए मैसूर किसको कहा गया है। तो अली वर्दी खां को, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर जाफर। तो ये सब आपके इसमें से सही होगा केवल टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर के नाम से मशहूर है और आपको मैंने चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, उसमें बताया हुआ भी है कि शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को क्यों कहा गया था। और ये हैदर अली इनके पिताजी हैं यानी फादर हैं। और आप को अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपका हम आपके लिए इसका मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आपका पूछा गया है। आपका मैप स्किल्स है, इसके अंदर मैप स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन है ये। और आप इसको देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर 14 नंबर में। तो इसमें ऑन द गिवन पॉलिटिकल ऑनलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। और आपको उचित सिंबल्स यूज करके आपको बताना है सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पूना, मद्रास यानी चेन्नई आपके मैप में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडियन मैप आपको दिया हुआ आएगा आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके से। आपको इसी के अंदर उसको क्या करना है, आपको इसी में ही बताना है क्या चीज कहाँ मिलेगी। आपको सूरत मिलेगा गुजरात में, यहाँ आपको सूरत मिलेगा जो कि आपका होगा गुजरात में। फिर आपको बिहार में मिलेगा आपका यहाँ पर बक्सर में, बक्सर ये बिहार में मिलेगा आपको। फिर आपका पूछा गया है
आपको इसमें जो मैप है आपका इसमें पूछा है सेकंड नंबर पर हैदराबाद और लखनऊ। तो यहाँ आप अपने मैप में देखेंगे हैदराबाद और लखनऊ। पहले आपको लखनऊ बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश में देखने के मिलेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आगा ये लखनऊ, ठीक है, ये लखनऊ है। और हैदराबाद आप देखेंगे तो हैदराबाद आपको, जो कि आपको मालूम है तेलंगाना की राजधानी है, तो ये आपका तेलंगाना है। और यहीं आपको मिलेगा देखने के लिए हैदराबाद। फिर उसने आपसे मद्रास पूछा है, चेन्नई, तो यहाँ आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा, हमारे इंडिया में जो ये लोकेट है यहाँ पर। फिर आप दूसरे देखिए दोबारा से, इसमें और क्या पूछा है, इसने पूछा है आपसे पूना। पूना कहाँ पर है? पूना आपका है महाराष्ट्र में। तो पूना आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र